सभी को बहुत नमस्कार। आज हम प्रकृति उत्सव 2025 मना रहे हैं, जो कि एनवायरमेंट क्लब के 10 वर्षों का एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। ऐसे में आज चर्चा के लिए हमारे बीच में मौजूद है कपिल कुमार जी, जो कि परिवर्तन द चेंज एनजीओ के संस्थापक है, मुरादाबाद के निवासी। सबसे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। कपिल भैया, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपके एनजीओ का नाम परिवर्तन द चेंज है। क्या चेंज आप लाए हैं, एक बार सभी को बता दीजिए अपने एनजीओ के बारे में। सभी को प्रणाम, नमस्कार। परिवर्तन द चेंज 2016 से मुरादाबाद में कार्य कर रहा है। शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण एवं रक्तदान से संबंधित कुछ जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसकी शुरुआत पर्यावरण संरक्षण से ही हुई थी। मुरादाबाद एक बहुत भाग्यशाली शहर है जो दो नदियों के दोआब में बसा है, एक रामगंगा और दूसरी गांगन। मेरी जो एजुकेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी और उस दौरान मैं जॉब छोड़ करके वापस से अपने एक सही रास्ते को तलाश करने के लिए मुरादाबाद आया था। तो मैंने देखा कि वहाँ नदी जो है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। बहुत विचार करने योग्य बात थी कि गंगा स्नान के दिन लोग वहाँ गंगा स्नान पे गंगा घाट पर तो जा रहे थे, किंतु गंगा में कोई भी आचमन करने के लिए तैयार नहीं था, ना ही वहाँ पर कोई स्नान करने के लिए तैयार था। तो एक बड़ी दयनीय स्थिति थी लोगों के लिए। मैं भी ये दृश्य देख रहा था होते हुए कि लोग वहाँ हैं लेकिन कोई ऐसे हाथ डाल के ऐसे भी करने तैयार नहीं था। मुझे लगा नदियों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वहाँ से फिर हमने रामगंगा के ऊपर स्टडी करी कि रामगंगा को प्रदूषित करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलीजियस वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हुआ करता था। फिर हमारा शहर जो है वो ब्रास के लिए जाना जाता है, तो ब्रास से निकलने वाला जो मेटल स्लज होता है, जो वेस्ट होता है, उसकी ऐश भी उसमें बहाई जा रही थी। और हमारे यहाँ क्योंकि पारंपरिक पद्धति है इंडस्ट्री की, तो वहाँ पर मेटल की वॉशिंग बहुत होती है। तो जो मेटल बन गया उसके बाद में जो मेटल वेस्ट रह जाता है उसको वॉश करने के लिए इसलिए नदी पर लाया जाता है कि बहता हुआ पानी होता है, वहाँ वॉश कर दिया जाता है, जो उसमें रिमेनिंग मेटल होता है वो वापस से एक सिल्ली बना दी जाती है, फिर उसको दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक रॉ मटेरियल होता है। ये सब चीज़ें होती रही बहुत सालों से। हमने 2 घाटों पर प्रमुखता से काम किया और मुझे कितना है अभी इस क्वेश्चन पे कितना बोलना है ये बताता हूँ, ठीक है। तो हमने 2 घाटों पर प्रमुखता से काम किया। रामगंगा स्वच्छता को लेकर के हमने एक रामगंगा स्वच्छता अभियान चलाया। पहला फेज इसका 3 महीने का था, जिसमें हमने 3 मंथ्स रेगुलर क्लीनअप किया। 11,000 हस्ताक्षर लिए लोगों से जो उस घाट के आसपास के ही वासी थे। उनसे बोला कि आप यहाँ आएंगे तो आप ये चीज़ें ना करें। फिर हम लोग मुरादाबाद से बनारस तक एक साइकिल यात्रा पर गए और मेरे साथ 4 मेरे सहयोगी, जिसमें से एक विवेक यहाँ पर उपस्थित है। हम लोग चारों लोग मुरादाबाद से जिला प्रशासन ने हमें हरी झंडी दी और हम लोग हर जिले के अलग अलग जिलाधिकारियों से, वहाँ की एनजीओ से, वहाँ की जो एक्टिविस्ट कम्युनिटी थी उनसे मिलते हुए 2018 की बात है, हम लोग बनारस तक गए। बनारस में जाके हमने अपनी इस यात्रा का समापन किया। बीच में हम लोग लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले और हमने उनके सामने अपना 10 पॉइंट एजेंडा रखा कि हम एज एन एनजीओ, एज अ स्वयंसेवक, हम लोग स्वच्छता कर सकते हैं, बट आप एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपके पास है, तो आप हमारे शहर के लिए क्या दे सकते हैं। तो हमने उनसे एक एसटीपी की मांग करी थी कि हमारे शहर का जो सीवेज वेस्ट है, ऐसे 24 नाले नदी के अंदर जा रहे हैं, उन 24 नालों को आप टैप करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू फिर आप ट्रीट करके देन आप उसको फ्लो कीजिए। तब हमें लगेगा कि हम जो एफर्ट्स मार रहे हैं और प्रशासन जो एफर्ट्स कर रहा है, प्लस शासन स्तर से जो स्कीम आ रही है, वो एक सही दिशा में इसमें रामगंगा को स्वच्छ करना है। महत्वपूर्ण ये भी है कि भी रामगंगा ऐसी तमाम सहायक नदियां हैं, गंगा की, यमुना की भी। तो हम जब गंगा के संरक्षण की, स्वच्छता की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सहायक नदियां ही स्वच्छ नहीं होंगी, गंगा स्वच्छ हो नहीं पाएगी। तो इसका लेकर आपने क्या कहना है कि निश्चित सहायक नदियां कितनी इंपॉर्टेंट है? निश्चित तौर पर रामगंगा को गंगा की प्रमुख ट्राइब्यूटरी में से माना जाता है। लगभग 603 किलोमीटर का इसका एक स्ट्रेच है जो दूधातौली से निकल के कन्नौज में जाके, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, वहां से निकल के ये कन्नौज में जाकर के गंगा में मिलता है। अगर आप गंगा को स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं तो उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ किए बिना गंगा को स्वच्छ करना एक असंभव बात है। जैसे गोमती भी है, जैसे हमारी गागन भी है,
ढेला भी है, बहुत सारी नदियां उसमें गंगा में जाकर के मिल रही है। यही कारण था कि 2014 से जब से नमामि गंगे परियोजना आई, उन्होंने रामगंगा को भी नमामि गंगे की परियोजना के अंतर्गत शामिल किया और इसीलिए वहां पे 4 STP की प्रपोज किए गए, जिसमें से एक अभी 58 MLD का पूरा वर्किंग है और दूसरा भी अभी लगभग 25 MLD जिसके लिए हमने मांग करी थी वो वहाँ मिला हमें, और वो भी अभी हाल फिलहाल में शुरू होने वाला है। लगभग 255 MLD वेस्ट मुरादाबाद शहर का नदी के अंदर जा रहा था, जिसको 4 STP के माध्यम से ट्रीट किया जाएगा। बदलाव क्या आया? देखिए, बिहेवियरल चेंज लाना एक रात की बात नहीं है, इसके लिए कई बार तो सदियों लग जाती है और कई बार सालों लग जाते हैं। हमने भी पिछले कुछ सालों में ये चीज महसूस करी है कि जो वेस्ट हम वहाँ देख रहे हैं, अगर वो ह्यूमन क्रिएटेड वेस्ट है तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बिहेवियरल चेंज के माध्यम से। जैसे सॉलिड वेस्ट, आप नदी के अंदर आ रहे हैं, जब हम घाटों पर जाते हैं, वो अमूमन हर घाट, आप गंगोत्री ले लीजिए जहाँ से हमारी गंगा का उद्गम स्थल है, वहाँ से लेकर के गौमुख से लेकर के और बनारस तक, या कहें बंगाल में भी अगर आप जहाँ गंगा जाती है और जब वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के, बे ऑफ बंगाल में जाकर के जब मिलती है, आप देखेंगे जहाँ भी घाट आपको दिखेगा वहाँ आपको सॉलिड वेस्ट जरूर दिखेगा। यानी जहाँ जहाँ ह्यूमन फुटप्रिंट्स है वहाँ वहाँ वेस्ट तो स्वाभाविक रूप से है। एक ही पैटर्न है सब जगह, हर की पैड़ी से लेकर के ब्रिज घाट, मोदी नगर, छोटा हरिद्वार, या भी गंगा बैराज या रामगंगा घाट, किसी भी घाट का आप देखिए एक ही पैटर्न है कि जो सॉलिड वेस्ट हमारे घर में रिलीजियस वेस्ट के तौर पर हमारे यहाँ आया है, उसको हमारे यहाँ पद्धति है, ट्रेडिशन है कि हमें उसे गंगा में ही बहाना है। अब ये तरीके बहुत पुराने थे। 25 साल पहले पॉलिथीन नहीं थी, 30 साल पहले यूज एंड थ्रो का कल्चर नहीं था, डिस्पोजेबल ग्लासेस नहीं थे, प्लास्टिक नहीं थी, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात ही नहीं होती थी। तो ये चीजें अगर उस समय जब पॉपुलेशन हमारे देश की 30 करोड़ रही होगी तो ये चीजें शायद चलती रहती होगी, क्योंकि उस समय विसर्जित करने के लिए हमारे पास में शायद कुछ पुष्प होते थे, कुछ पत्तलें होती थी और कुछ दिए होते थे जो कि सब बायोडिग्रेडेबल थे। वो चीजें चेंज हुई। आज हम देख रहे हैं थर्माकोल के ऊपर दिया रख करके हम उसे प्रवाहित कर देते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक से बने डोनों को हम प्रवाहित कर देते हैं। ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक, ये सब सॉलिड वेस्ट है जो आपको हर घाट पर मिलेगा। इसको चेंज करने में समय लगा। अच्छा, धार्मिक कोई हमारे यहाँ आयोजन हुआ तो उसकी हवन सामग्री कहाँ जाएगी? नदी में। कोई मूर्ति हमारी खंडित हो गई, वो कहाँ जाएगी? नदी में। तो हमने कुछ फैक्ट्स निकाले कि लोगों के बीच में रखे जाए और देखा जाए क्या कर सकते हैं। तो एक उदाहरण मैं सबको देता हूँ यहाँ पे, और जब भी हम लोगों ने बात करी इस पे, हमने हमेशा ये उदाहरण दिया कि जब हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम उसको कहाँ प्रवाहित करते हैं? नदी में। क्या वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति को अगर हम सिल्वर की मूर्ति से, गोल्ड की मूर्ति से या चांदी की मूर्ति से अगर हम कन्वर्ट कर दें और अगर वो मूर्ति खंडित हो जाए तो क्या हम गंगा जी में प्रवाहित करेंगे? बताइए, प्रश्न है मतलब ये। नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंसान ने अपनी जरूरतों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित किया है। हमें लगा ये काम बड़ा इजी है तो एकदम से कर देते हैं। पीओपी की मूर्ति है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा, दोबारा ले लेंगे। लेकिन वही चीज दूसरी अगर खंडित होगी तो हम नहीं प्रवाहित करेंगे। इंसानों ने जब हमारा शरीर त्याग करता है, जब हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है और जब हम स्वर्गवास होते हैं तो हम अपने घनिष्ठ परिवारजनों के सभी वस्त्र ला करके नदी के किनारे फेंक जाते हैं, पर सोने से बनी हुई एक भी चीज, कानों में पहने हुए कुंडल, हाथ में पहनी हुई अंगूठी, कड़ा, ऐसी कोई भी चीज हम प्रवाहित नहीं करते। क्यों? वो भी तो उस इंसान ने पहनी है, इसलिए प्रवाहित नहीं करते क्योंकि ये इंसान को बड़ा इजी लगा कि जो चीज हम एकदम से छोड़ सकते हैं वो छोड़ दे, जिसमें थोड़ा सा भी हमारा लाभ है वो नहीं छोड़ेंगे। तो हमें केंद्रित करना है कि आपका लाभ प्राकृतिक संसाधनों पे है। चेंज आया है, लोग सुधरे हैं पिछले 10 वर्षों में। अगर इसी 10 अपना दशक बना रहा है तो हम भी 9 साल ये काम करते हुए देख रहे हैं, और सरकार ने भी लगभग नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से बहुत चीजें करी है, जिसमें ये चीज देखने मिल रही है कि लोगों के अंदर आज एक डायलॉग है, एक विषय है। जिस देश में लोगों को ये सिखाना पड़ रहा है कि आपको शौच कहाँ करनी है, आपको ओपन में डेफिकेशन नहीं करना, आपको शौचालय क्यों दिए गए हैं, तो उस देश में एकदम से परिवर्तन लाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छी चीज ये कि पिछले 10 वर्षों में युवा पीढ़ी ने, जो हमारे यहाँ की तरुणाई है, उसने बहुत अच्छी मुहिम उठाई है।
और अभी जो टेक्निकली हम लोग देखें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कि एक एरा चेंज हो रहा है पूरा, इस एरा में बहुत सारी चीजें सिविक सेंस के ऊपर बात होने लग गई है, लोग पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, चीजें की बात कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जैसे रुमित यहाँ बैठे, लगभग सभी लोग हम लोग सब ऑनलाइन ही कनेक्ट हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो मोबाइल का सही उपयोग करें तो बहुत बेहतर उपयोग हो सकता है। आज हमारे बीच में हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, आज हमारे बीच में आप और हम भी ऐसे कनेक्ट हुए थे सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आज हम अपनी दिशा भटक रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? क्योंकि ऑलरेडी आपकी टीम के प्रिंस को अभी अवार्ड मिला है गेस्ट नमामि गंगे की ओर से स्टेट के, है ना? तो सोशल मीडिया कितना भागीदारी निभाता है अपनी पर्यावरण संरक्षण में? देखिए, पर्यावरण संरक्षण में निश्चित तौर पे सोशल मीडिया हमें एक बड़े लार्जर वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। अगर हम अर्थ डे नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हुए, रुमित के साथ कनेक्ट हुए, आपके साथ कनेक्ट हुए, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से था। कब हम अखबार में पढ़ते और कब हमें कॉन्टेक्ट नंबर मिलता, कब हम एड्रेस पे जाते। जो शहर के छोटे छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, वहाँ की जो स्टोरीज हैं जिनसे हम बहुत बड़ा एक चेंज ले सकते हैं, जिनसे हम बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिल पा रही है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग जब मुरादाबाद से बनारस तक गए थे, वो 800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा थी, लेकिन वो 8 दिन मेरी लाइफ के सबसे बढ़िया दिनों में से एक है, क्योंकि उसमें मैंने अपने ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को बड़े करीब से देखा और देखा कि लोग ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे रह के बहुत अच्छे बदलाव ला रहे हैं। तो सोशल मीडिया इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। जो बदलाव आ रहा है उसको बाकी दुनिया तक कैसे दिखाया जाए और जो कमियां हैं वो भी कैसे उजागर की जाए। अच्छा, आपका एक अभियान है पृथ्वी की उम्र बढ़ाओ, तो मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मतलब बहुत अच्छा अभियान है आपका। तो अभी जोशी जी ने बहुत कुछ समझाया, बताया कि बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, तो आखिर ऐसे वो क्या, मतलब आखिरी सवाल है मेरा आपसे ये, ऐसे वो क्या तरीके हैं जिससे हम सच में पृथ्वी की उम्र बढ़ा सकते हैं आपके अनुसार? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है जो हमें समझनी पड़ेगी। हमारे इस पूरे पृथ्वी भूखंड पे सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो किसका है? पानी, 70%। उसके बाद में थोड़ा कम होगा तो पर्वत है, पेड़ है, जंगल है, कुछ जमीन है। उस पूरे भूखंड पे 99.9% सिर्फ प्रकृति है। मानेंगे नहीं मानेंगे? और अगर उसमें हम मानव जीव की बात करें तो हमारा कितना शेयर है उसमें? समथिंग 0.001%, सिर्फ इतना ही है ना। उसके बावजूद भी पूरे पृथ्वी के सारे संसाधनों पे हाहाकार किस प्रजाति ने मचाई है? सारे रिसोर्सेज का हनन कौन कर रहा है? हम। ये हमें बिहेवियरल चेंज से ही बदलना पड़ेगा। हमें बहुत जरूरी है कि अगर हम सुधर गए तो हमारे प्रकृति की जुड़ी हुई सारी समस्याएं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आज हम देख रहे हैं अरावली, जिसने पृथ्वी की उत्पत्ति से मानव प्रजाति के ऊपर कितना ज्यादा उसको सहयोग किया, सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर कितना काम किया, ग्राउंड वाटर के ऊपर कितना हो गया। आज हमने मतलब इंसानों ने, मानव ने उसकी परिभाषा बदलने पे उसको ही हाशिए पे लाके खड़ा करने पर मजबूर कर दिया। या हम हर्षिल के अभी हम इतने पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। हमने देहरादून में मेरी बात भी हो रही थी जोशी जी से, देहरादून में सहस्त्रधारा पे हमने कितने पेड़ की बलि करी। हम 10 पेड़ लगाते हैं लेकिन हम 10,000 पेड़ काट रहे हैं, और जो काट रहे हैं वो कम से कम 100 साल 50 साल पुराने पेड़ हैं। कब हमें उसका कार्बन फुटप्रिंट जो हम लगा रहे हैं 100 साल बाद भी नहीं दे पाएंगे जो हम काट रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि इंसान को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। और अगर आप पूछोगे, जैसा हम कहते भी हैं कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय कब था? 100 साल पहले। आज तो हम अपनी भरपाई कर रहे हैं, तो हमें अपनी आदतें बदलने का सबसे बढ़िया समय कब था? 100 साल पहले। अगर हम आज एक भी दिन गंवा रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा अपने संसाधनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आगे पीढ़ी के लिए हम नाश कर रहे हैं चीजों को। बिल्कुल। आखिरी क्या संदेश रहेगा आपका युवाओं के लिए परिवर्तन चेंज की ओर से? आपके एंड से क्या संदेश रहेगा एनवायरमेंट क्लब के वॉलंटियर्स के लिए? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो 10 साल पूरे हुए हैं। आपको गुरुजी ने बहुत डांट लगा दी, लेकिन मुझे लगता है बड़ी सही दिशा उन्होंने दी है, और ऐसी डांटें हमें हमेशा पड़ती रहनी चाहिए आप और हम जैसे युवाओं को। मैं बस यही कहूँगा कि हमारी इंटेंशंस साफ होनी चाहिए। ये सारा गेम ना सिर्फ हमारे मंशा का है। अगर हम
इंजीनियरिंग छोड़ करके, सिविल्स की तैयारी करके, IAS वाईएएस सब कुछ छोड़ करके हम लोग इधर अगर आके बैठे हैं ना, तो सिर्फ एक इंटेंशन की वजह से ही। कई बार आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन आपकी मंशा सही नहीं है, आप उसको सही जस्टिफाई नहीं कर पाते। अगर हमने सभी लोगों ने, मतलब इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, और हम सभी जितने स्वयंसेवक यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर हमने अपनी मंशा सही रखी कि हमें प्रकृति के लिए एक कैसे हमें उसके साथ में एक सामंजस्य बनाना है, एक कंपैटिबिलिटी कैसे बनानी है, हम लोग ह्यूमन फुटप्रिंट्स इतना ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं कि हम किसी और चीज के बारे में सोच नहीं रहे। एक नदी में दो तट अगर मैं देखूं, एक तट जिस पर ह्यूमन फुटप्रिंट्स है, दूसरी तरफ जिस पर एनिमल फुटप्रिंट्स है या नेचुरल फुटप्रिंट्स है, दोनों तट में आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि मानव कहाँ है। यही बदलना है, बस यही हमें समझना है कि जहां हम जाएं, जिस रूप से हम वहां जाएं, वहां उस जगह पे अपने पदचाप ना छोड़ के आए, वहां अपने फुटप्रिंट्स ना छोड़ के आए। अगर हम जंगल में जाएं तो ऐसा लगे कि हम जंगल के ही हैं, अगर हम नदियों पे जाएं तो ऐसा लगे कि हम नदी से ही निकले हैं। वहां जाकर के पता लगा गंगा स्नान किया और शैम्पू लगा के गंगा स्नान करने कूद गए, ये हो रहा है, ये ऑब्वियसली। तो हमें ह्यूमन फुटप्रिंट्स अपने ऐसे रखने हैं कि हम प्रकृति को किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचाएं, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सिर्फ एक टर्म नहीं है, उसको एक्चुअली में हमें समझना है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और महात्मा गांधी ने भी कहा था, जितने एनवायरमेंटलिस्ट सबने कहा था, दिस एनवायरमेंट, दिस नेचर इज नॉट समथिंग दैट यू हैव गॉट फ्रॉम द लेगेसी, इट इज समथिंग दैट यू हैव बोरोड फ्रॉम योर फ्यूचर जनरेशन। तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ छोड़ करके हमें जाना है, और जब हमें उसको छोड़ करके जाना है तो ये हमें निर्धारित करना होगा कि हमें उसको वो कैसे छोड़ करके जाना है। ऐसे कि आने वाली पीढ़ियां हमको कोसे जैसे हम अभी कोस रहे हैं, या ऐसे कि आने वाली पीढ़ियां हमको बोले कि चलो हमारे पूर्वजों ने हमें एक विरासत दी, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी विरासत छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। सो परिवर्तन द चेंज ने सच में जो चेंज लाया है, उससे मुझे लगता है कि हमारे टीममेट्स भी इंस्पायर हुए होंगे कि इस काम को यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर परिवर्तन द चेंज PTC कर रहा है, लगभग उन्हीं कामों को हम कर रहे हैं। इनके पास डायरेक्टली रामगंगा है, हमारे पास गंगा बहुत दूर है, यहाँ से 1.5 घंटा दूर है। हालांकि हम हर साल स्कूल के बच्चों को लेके जाते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए, वेटलैंड्स की विजिट के लिए, इस बार भी लेके जाएंगे। सो बहुत धन्यवाद, आप इस सेशन का हिस्सा बने, प्रकृति उत्सव का हिस्सा बने। जोशी जी ने कहा कि प्रकृति उत्सव बनाने के लिए अब इतनी नहीं बची है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति को बचाएंगे, उसके प्रयास पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। सर ने बहुत कुछ हमें गाइड किया, आपने हमें बताया, डिस्कस किया। परिवर्तन द चेंज के 9 साल पूरे हो गए, उसके लिए आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। 6ठे साल में हमें आने का भी सौभाग्य मिला था, और आज हमारे आप 10वें साल में हैं, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच अमन। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे जोशी जी ने बोला, उत्सव मनाए ना मनाए, लेकिन हाँ ये बात है कि हमें एक बार रिचार्ज होना तो जरूरी है ना। अगर हमें अगले 20 साल लड़ाई लड़नी है, तो ये 10 साल जो हमने लड़ाई करी है उसको अप्रिशिएट करना भी उतना बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि एक बार एनवायरमेंट क्लब की पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, और उत्सव महोत्सव भी आवश्यक है, और हमारी ये जंग भी बहुत आवश्यक है। रामगंगा पे हमने जो 182 सप्ताह से काम किया है ना, अगर हमें उसको 300 सप्ताह 400 सप्ताह पहुंचाना है, तो हमें ना ऐसे छोटे छोटे जो माइलस्टोन हम अचीव कर रहे हैं वो बहुत आवश्यक है। और जो वर्कफोर्स आपने डेवलप करी है ना, उनको एक बड़े विजन से कनेक्ट करने के लिए ऐसे मार्गदर्शकों भी बहुत आवश्यकता है, जैसे हमें अनिल जोशी जी जैसे आज हमें मार्गदर्शक यहाँ मिले। मैं पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, और मैं देखता रहता हूँ सावन ने जो अपनी एक पूरी टीम रेडी करी है। जब मैं पहला अपना एनुअल फंक्शन मना रहा था अपनी NGO के साथ में, तो एक हमारे गेस्ट थे, उन्होंने मुझे एक मूल मंत्र दिया था, भाई पता नहीं मैं ये दे पाऊँ ना दे पाऊँ, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट करो। तो उन्होंने कहा था, देयर इज नो टीम विदाउट अ लीडर एंड देयर इज नो लीडर विदाउट अ टीम। तो ऑलवेज कैरी योर टीम विद यू एंड यू विल बी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।